नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात केंद्र सरकार की पीएम गरीब कल्याण योजना और पीएम गरीब रोजगार योजना की। लॉकडाउन की मार से गरीबों और प्रवासी मजदूरों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने दोनों योजनाओं की शुरुआत की थी। दावा था कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को नवंबर तक मुफ्त में 5 किलो अनाज दिया जाएगा। वहीं पीएम गरीब रोजगार योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को गांव में ही रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार खुद मान रही है कि दोनों योजनाओं का फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा। केंद्र सरकार के मुताबिक जुलाई में महज 41% लाभार्थियों को गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज मिला। वहीं संसदीय समिति की बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव ने बताया कि मनरेगा के तहत लक्ष्य से आधा काम ही सृजित हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर लोगों को मनरेगा के तहत काम मिलता है। अब केंद्र सरकार खुद ही मान रही है कि गांव में गरीबों को ना तो अनाज मिल रहा है और ना ही रोजगार। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर गांव का गरीब कहां जाए। राजनीति में अगले आधे घंटे हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं देश के प्रमुख कृषि पत्रकार, आर्थिक मामलों के जानकार हरवीर सिंह, जो एडिटर इन चीफ हैं हिंद किसान के, अंजलि भारद्वाज जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, अशोक ठाकुर जुड़ेंगे हमारे साथ, बीजेपी के नेता, और जुड़ चुके हैं अनुज यात्रे जो कांग्रेस के नेता हैं। सबसे पहले अंजलि जी आपसे बात करते हैं। जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ना मनरेगा में लोगों को काम मिल पा रहा है और ना लोग अनाज ही पा रहे हैं, तो इसमें समस्या किस तरफ से हो रही है? क्या लोगों की गलती है या जिस सरकार पर या सरकारों पर ये जिम्मेदारी है, ये उनका फेल्योर है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जब कोविड-19 के कारण लॉकडाउन इम्पोज किया गया और उससे जो आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ी है, उसमें एम्प्लॉयमेंट के जो भी जरिया हैं लोगों के लिए, वो पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं और स्पेशली अर्बन एरियाज में हमने फिनोमिनन देखा है। अब नेचुरल है कि रिवर्स माइग्रेशन हुई है। लोग जो पलायन करके आए हैं दिल्ली, मुंबई, बाकी सभी राज्यों में जो सिटीज में आए हैं लोग, वो वापस अपने गांव चले गए हैं। तो बहुत ज़रूरी था कि ये पूरा एक इंतज़ाम किया जाता, ये पूरी प्लानिंग की जाती कि लोगों को खाद्य सुरक्षा किस तरीके से दी जाए और किस तरीके से उनके रोजगार का एक पूरा साधन बनाया जाए। इसमें आपने सही कहा, गरीब कल्याण योजना जो प्रधानमंत्री की है उसकी एक मुख्य भूमिका हो सकती थी और उसमें कहा भी गया था कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाएगा। पर ये समझने की बात है कि हमारे देश में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो खाद्य सुरक्षा कानून है, उसमें 80 करोड़ लोगों को राशन कार्ड मिला है। अब राशन कार्ड सब लोगों को, सब गरीब वर्ग के जो लोग हैं इस देश में, उन्हें नहीं मिला है। ये हम लोग शुरू से जानते हैं और मांग भी रही है कि यूनिवर्सलाइज करना चाहिए राशन डिस्ट्रीब्यूशन को। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ और अभी भी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में राशन दिए जाने की बात है, वो केवल राशन कार्ड धारियों को ही दिया जा रहा है। तो ऐसे लोग जो कि स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वो पहले सिटीज में थे, वापस गांव गए हैं या सिटीज में अभी भी हैं, उनके पास खाद्य सुरक्षा का कोई साधन नहीं है। तो ये हम देख रहे हैं कि ऐसे सभी लोगों के पास बहुत गंभीर समस्या है। उन्हें राशन मिलने का कोई साधन नहीं है अभी सरकार से। और एक योजना, आत्मनिर्भर योजना के तहत 8 करोड़ श्रमिक मजदूर जो थे, जो पलायन करके आते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, उन्हें राशन देने की बात थी, पर उसे एक्सटेंड नहीं किया गया। रिपीटेडली ये कहा भी गया है कि वो स्कीम को फिर से लागू करने की जरूरत है, पर अभी तक केंद्र सरकार ने उसे लागू नहीं किया है वापस। तो जो नॉन राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनकी खाद्य सुरक्षा के लिए अभी सरकार कुछ नहीं कर रही। ठीक है, और ये आपसे गंभीर जा रही है गांवों में भी और अर्बन एरिया। बिल्कुल, हम आपसे फिर बात करेंगे अंजलि जी। हरवीर जी हमारे साथ हैं। हरवीर जी, अब तो ये एकदम अजीब स्थिति है कि ऐसे संकट के समय हमारे गोदाम भरे हुए हैं, अनाज की कोई कमी नहीं है, पर योजना जो सरकार घोषित करती है उसमें भी हम देख रहे हैं कि 10 में से मतलब कहा जाए कि जो फ्री फूड देना था जुलाई में, उसमें साफ है कि 10 में से
4 लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं मिला है। तो आखिर इस योजना का इस तरह से असफल हो जाना हम ये कहेंगे, क्योंकि लोग हैं वो केवल ईंटा पत्थर नहीं है। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग भूख से मुकाबला नहीं कर पा रहे तो सरकार की योजना तो पूरी तरह फेल हो गई है। असल में देखिए पंकज जी, समस्या यही है सरकार की कि आप योजनाएं बनाते हैं और उनकी घोषणा करते हैं और पब्लिसिटी लेते हैं और उनका अपडेट की पब्लिसिटी बताते हैं आप। पहली तो बात, जब ऑलरेडी हमारे पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था, आपको ये सब तमाशा करने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान, उसकी जरूरत क्या है? हर चीज में गरीब। एक तो ये वल्नरेबिलिटी जो है ना, आप 80 करोड़ लोग आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर होते हैं। आपको ये देखना है कि उन सबको खाद्यान्न मिले। और ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, पेंडेमिक है, महामारी है। महामारी में आपने पूरे देश को रोक दिया, या मैं कहूँ बांध दिया कि आप हिल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। पहले जो जब तक लॉकडाउन 4-5 लॉकडाउन चले, दिल्ली की स्थिति आप ले लीजिएगा। दिल्ली तो नेशनल कैपिटल है। एक तरफ आप कहते हैं कि जो है कि 1 नेशन 1 आपका राशन कार्ड की बात भी बहुत सारे राज्यों में लागू हो गया कागजों पे। तो फिर जो मजदूर यहाँ पर थे उन्हें राशन क्यों नहीं मिला? दूसरे नए नए तमाशे होते हैं कि आपके पास, जैसे अभी अंजलि कह रही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, तो उनको कहा कि आप ई टोकन लीजिए, उसके बाद डिजिटल फ़ोन होना चाहिए। लोगों ने अपने फ़ोन भेज दिए, अपने जानवर भेज दिए खाने का इंतजाम करने के लिए। लोग जो गांव में लौट के गए, तो वहाँ रोज़गार के अवसर नहीं है। आप उनको तमाम सारे ये नए नए चोचले बताते हो कि साहब कूपन मिलेगा, वो ई कूपन होगा, फिर वो सेंटर पे जाएगा और जब तक उसका नंबर आएगा तब तक उस दिन उसको मिलेगा नहीं, तो फिर वो अगले दिन आएगा। तो वो जो आप उसको 200-400 रुपये का सामान आप दे रहे हो, उसकी एक दिन की मजदूरी भी गई। ये एक और एग्जाम्पल मैं इसमें बताता हूँ। एक खाद्यान्न के अलावा एक ये था आपका जनधन खाते में 500 रुपये भेजने का। मजदूर दिन भर गया, उसको बैंक में घुसने ही नहीं दे गया। 10 दिन गया, फिर 11 दिन गया ही नहीं, क्योंकि उसका 500 रुपये लेने के लिए आपने उसको आपकी 5000 रुपये की उसकी मजदूरी तबाह कर दी। तो बेसिकली जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पक्ष को सरकार नहीं देख रही है, और वही सारी खामियां हैं। तो घोषणाएं करो, उसकी पब्लिसिटी करो, और गरीब को इतनी बार दोहराओ कि गरीब यही गुमान में रह जाए कि सब कुछ उसी के लिए है, बाकी सब छोड़ दो। बिल्कुल गंभीर बात अब तक आपने सुन लिया। अशोक ठाकुर जी, आप चूंकि बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, तो जाहिर है सरकार इस समय निशाने पर है। अगर हमारे मंत्री खुद मान रहे हैं, जैसा कि रामविलास पासवान ने स्वीकार किया है कि नहीं पहुंचा है, मतलब बमुश्किल 60% लोगों को जुलाई में अनाज मिला होगा, और उसमें भी कैसे मिला है, क्या मिल रहा है, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार इस मोर्चे पर बुरी तरह फेल है। ग्रामीण रोजगार की भी बात हुई, और स्थिति यह है, आप जानते हैं, जब आपकी सरकार आई थी 2014 में, तो जो भूख सूचकांक था उसमें 55वें स्थान पर भारत था, और आज हम 2019 का जो आंकड़ा है उसमें 102वें स्थान पर है। क्या भूख, गरीबों की भूख आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है? देखिए पंकज जी, मैं अभी सबकी बात कर रहा था जी। हमारी बहन ये कह रही थी कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास राशन कार्ड था, लेकिन देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो सरकार ने 80 करोड़ जो राशन कार्ड के दायरे में आते थे लोग, उनके लिए जैसा कि नेशनल सिक्योरिटी फूड स्कीम की जो बात की थी, उसके अतिरिक्त जो उसके तहत जो उनको मिलता था वो तो रूटीन में मिलता ही रहता था। लेकिन ये जो 5 किलो गेहूं अथवा चावल और 1 किलो दाल जो देने की बात हुई थी, ये उससे अलग थी। इस पैंडेमिक पीरियड के लिए को कवर करने के लिए अलग से उनको दी गई थी। तो इसलिए उस पर कोई सवाल उठाने की बात करें तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। दूसरी बात, जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उसके लिए केंद्र सरकार ने 8 करोड़ लोगों के लिए जो है अलग से प्रावधान किया था, और उसके बावजूद एक और जो माध्यम था इन लोगों को कवर करने का राशन के लिए, वो स्टेट डिजास्टर फंड के माध्यम से भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पैसा दिया था। उस फंड के तहत जो है वो लोग उसका इस्तेमाल करके, जो लोग कहीं इधर से उधर जा रहे थे या कोई
कैंप्स में रहने के लिए मजबूर थे, उनके लिए अलग से सुविधाएं देना और उनके लिए राशन वगैरह का प्रावधान करना, उसका अलग अशोक से जी, प्रावधान केंद्र सरकार ने अशोक जी, किया। आप जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल मेरा ख्याल है आप जिस दस्तावेज को देख रहे होंगे उसमें सब लिखा है, यही हम लोग बात कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन हमारे जो मंत्री साहब हैं वो मान रहे हैं, खुद मान रहे हैं, वो कोई आरोप हम नहीं लगा रहे हैं कि 10 में 4 लोगों तक वो पहुंचा ही नहीं है। बात इम्प्लीमेंटेशन की है। मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पर आ रहा हूं। पहले मैंने आपको बताया, थोड़ा समय का भी ध्यान रखिए जी। जो प्रावधान किए मैंने आपको बता दिया कि कोई व्यक्ति देश के अंदर भूखा ना रहे, इसके लिए अलग अलग तरीके से केंद्र सरकार ने प्रावधान किए और हर तरह से हर व्यक्ति को कवर करने का एक प्रयास किया। इसमें इम्प्लीमेंटेशन वाली बात यह है कि ये 28 मार्च को जो है ना, 26 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने इसको डिक्लेयर किया था और उसमें क्योंकि मैं एक संस्था के अंदर नेफेड का निदेशक होने के नाते मैं भी इसका पार्ट एंड पार्सल रहा हूं, तो हमने युद्ध स्तर पर 5 अप्रैल से दाल जो है वो लोगों के राज्यों को हमने देना प्रारंभ कर दिया था। और आपको हैरानगी होगी कि अप्रैल और मई का जो कोटा था हमने तय समय से पहले राज्य सरकारों को हैंडओवर किया था ताकि लोगों को, ठीक है। तो लेकिन जुलाई में लगता है आप सो गए, कोई बात नहीं, हम आपके पास फिर आएंगे। जुलाई का आंकड़ा यही कि 10 में से 4 लोगों तक नहीं पहुंचा है। अशोक जी, और लोगों के पास भी जाना है, समय का आप जानते हैं टेलीविजन की बहस में ये रामविलास पासवान जी का तब तक आप अपने उसमें पढ़ लीजिए, हिंदू में आर्टिकल है, मैं आपको बता दे रहा हूं। अनुज आत्रे जी, बहरहाल अभी अशोक ठाकुर कह रहे हैं कि सब ठीक है, बहुत मेहनत की गई, सरकार की ओर से सब दिया गया, फिर भी आप लोग सवाल उठाते रहते, क्यों भाई? देखिए, हमने तो सवाल उठाना शुरू किया ही नहीं है। ये तो खुद अपना फेलियर स्वीकार करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की एक ऐसी संविधान में व्यवस्था बनी है कि सरकार को समय समय पर अपने जो है फोर्टनाइटली या अपना क्वार्टरली अपनी रिपोर्ट्स जो है देनी पड़ती है। और इनके सामने मजबूरी ऐसी है कि जो 70 सालों की सरकार को कोसते हैं हम लोग, ऐसा पारदर्शी सिस्टम बना के गए थे कि आपको पब्लिक डोमेन में वो चीजें लानी पड़ेगी। ये अलग बात है कि उन चीजों को ये लगातार छुपाने का प्रयास करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं झूठ कब तक दबाए, झूठ तो सामने आ ही जाता है। जब ये पब्लिक डोमेन में लानी पड़ेगी, रिपोर्ट डालनी पड़ेगी, तो इनकी कलाई खुलती है। 253 लाख मेट्रिक टन जो है अनाज हमारे देश के गोदामों में पड़ रहा है, वो बांट नहीं पाए हैं। उसको बांटने की अनाज की कमी नहीं है। ये बीती सरकारों में, हमारी नेहरू जी के समय में और उसके बाद से इंदिरा गांधी के समय में जो है देश में व्यवस्था कर दी गई थी कि हमारे पास इतना खाद्यान्न होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए कि इस तरह की जो अब ये पैंडेमिक आया है तो देश का हमारा आदमी, देश की जनता हमारी की ना रह पाए। सरकार के पास अपना खाद्यान्न जो है भंडारण होना चाहिए, और भंडारण था। 253 लाख मेट्रिक टन बहुत होता है। अशोक ठाकुर जी, आप तो नेफेड के डायरेक्टर हैं, आप बता रहे हैं, बिल्कुल, तो ये तो सब आपकी जानकारी में भी होगा, मैं कोई गलत फिगर नहीं दे रहा हूं। तो आप बता दीजिए उनमें से कितना आपने सड़ा दिया है और कितने गरीबों के तक पहुंचा है। जब दावा किया गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में कांग्रेस की सरकार लेकर के आई, आपने उसी का जो है जबरदस्ती नाम बदल करके प्राइम मिनिस्टर गरीब अन्न योजना लेकर के आ गए कि कोरोना पैंडेमिक में जो है अप्रैल से लेकर नवंबर तक हम जो है और अनाज जो है दुगना बढ़ा करके, और जुलाई आते ही, अभी तो जुलाई आई है, नवंबर बहुत ठीक है, जुलाई में आते आते आप ठीक है, नाम बदला, प्रधानमंत्री का नाम लगने के बाद तो और गति और तीव्रता और जो दक्षता बढ़नी चाहिए, लेकिन अफसोस जुलाई के जो नतीजे हैं वो बता रहे हैं कि स्थिति काफी गंभीर है। बहरहाल ब्रेक के पहले हम एक छोटी सी टिप्पणी लेना चाहेंगे अंजलि जी से। अंजलि जी, जिस तरह से अभी अशोक ठाकुर ने बताया है, अशोक ठाकुर जी ने बताया है कि सभी 80 करोड़ जो लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है उनके लिए तो व्यवस्था थी ही, उसके अलावा भी 5 किलो का इंतजाम किया गया, और बाकी रोजगार पे तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। लेकिन बहरहाल जो वो दावा कर रहे हैं अनाज के प्रश्न पर, यह कितना जमीन पर आपको खरा उतरा दिख रहा है? अंजलि जी, आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ी? जी, अच्छा, अंजलि जी से हम आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए, आप बोलिए। मैं कह रही हूँ कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, ये बिल्कुल सही बात है कि उसके तहत जिन लोगों के पास ऑलरेडी राशन कार्ड था उन्हें एक्स्ट्रा 5 किलो राशन मुफ्त में दिया गया है, और वो एक बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन ये किसी भी तरीके से सफिशिएंट स्टेप नहीं है,
क्योंकि ऐसे गरीब लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो अंत गरीब हैं, सबसे वल्नरेबल हैं हमारे देश में, जो कि भूख से सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। तो ज़रूरी था कि उन्हें भी कवर किया जाए। वो एक बहुत ज़रूरी एक मुद्दा है जो नहीं कवर हुआ है। और मेरे ख्याल से अशोक ठाकुर जी भी इस बात को समझते हैं। उन्होंने भी खुद कहा कि जब पहले आत्मनिर्भर स्कीम के तहत 8 करोड़ ऐसे लोगों को कवर करने की बात थी, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हम गरीब कल्याण योजना की स्कीम बढ़ाएंगे नवंबर तक, उन्होंने 8 करोड़ लोगों के लिए वो स्कीम नहीं बढ़ाई। तो नॉन राशन कार्ड होल्डर्स के लिए वो स्कीम नहीं बढ़ाई गई है। वो लोग स्टारवेशन और हंगर को फेस कर रहे हैं और बहुत जरूरी है कि उसके ऊपर तुरंत काम किया जाए। बिल्कुल, काफी जरूरी है और ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। सरकार की ओर से बहुत दावे, बहुत प्रचार हैं, तो आखिर हम 55वें स्थान पे जो विश्व भूख सूचकांक है उससे आज 102वें पर क्यों है? क्योंकि काम यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत बुनियादी वैज्ञानिक सिद्धांत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इस बहस के दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। राजनीति में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जिसके तहत अनाज दिया जाना था जनता को, गरीबों को, उसमें बड़े पैमाने पर जुलाई में ये कमी आई है और लगभग 40% लोगों को अनाज नहीं मिल पाया। हमारे साथ हैं हरवीर सिंह, एडिटर इन चीफ हिंद किसान। हरवीर जी, आपने ब्रेक के पहले बहस का पूरा देखा, आंकड़े देखे और जिस तरह सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं उसमें कुछ ये नज़र आ रहा है कि सरकार के पास सब कुछ कागज़ पे तैयार है, लेकिन ये तो खुद मान रहे हैं, सरकार मान रही है कि लोगों तक नहीं पहुंच रहा, लोग नहीं ले जा पा रहे हैं। और दूसरा एक बात, उसमें सीधा जो असर है वो पोषण पर पड़ेगा। हमारे यहाँ बच्चे खास तौर पर बड़े पैमाने पर कुपोषित हैं। 5 साल से कम के करीब 70% तक बच्चे कुपोषित हैं और उसमें चना बांटा जाने की भी बात थी। ये चने का क्या चक्कर है? क्योंकि बात तो पल्सेस की थी, दालों की थी। हाँ, देखिए पंकज जी, आपने ठीक कहा है कि अशोक जी ने भी बोला है कि 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल जी। तो ये और जो पोषकता की बात है, क्योंकि जो लोग कुपोषण के शिकार होते हैं उनके लिए बड़ी समस्या ये है कि जो महंगे प्रोटीन उत्पाद हैं, दूध हो या उस तरह के फल हो या दालें हो, वो एक बड़ी समस्या रही है। और हमारे देश में दालें उसमें बड़ी भूमिका निभाती रही, क्योंकि बहुत सारी आबादी हमारी वो वेजिटेरियन है। तो ये एक अच्छा कदम था कि दालें दी जाए। अब दालों में अब जो बात आ रही है कि वो चना दे दिया ज़्यादातर जगह, 1 किलो चना। तो एक तो मैं बड़ा साफ करता हूँ कि चने को हम लोग जब देश में खाद्यान्न उत्पादन की बात होती है दालों में शुमार करते हैं, लेकिन वो है ग्रेन जो है। और जो बाकी दालें हैं, जो जेन्युइनली जो दालें जानी चाहिए, जिसमें उड़द है, मसूर है, मूंग है, अरहर है, जो जानी चाहिए, वो इससे 1.5 गुना 2 गुना महंगी होती हैं। तो आपने, और चने का उत्पादन भरपूर हो जाता है बाकी दालों के मुकाबले। तो बहुत आसान था, नाफेड ने बहुत चना खरीदा होगा पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए। हालांकि चने की खरीदारी में भी डिले हुआ और राजस्थान के किसान अभी तक प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें MSP भी नहीं मिला। तो वो चना आप बांट दीजिएगा। तो ये जो तरीका है, ये बेसिकली जो गरीब कमजोर आदमी है उसके साथ खिलवाड़ है, छल है। आप उसको दाल देना चाहिए आपको, और वो भी आप ठीक से पूरा ना दे पाए, ये जो एक बड़ी समस्या है उसकी तरफ ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। और फिर बात सही है कि कागजों पे पुख्ता, हर
15 दिन में हम लोगों को एक ये आता है कि एक रिपोर्ट आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी आती है और फूड से भी आती है कि साहब ये जो गरीब कल्याण योजना है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक पहुँचा, कितने लोग लाभार्थी हो गए। लेकिन जो ज़मीनी आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, अभी देखिए अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ने एक सर्वे किया, 2/3 मजदूर शहरों में वापस आना चाहते हैं क्योंकि ना तो उन्हें वहाँ काम मिला, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ये आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने या तो उनके पास पशुपालन का कोई जरिया था तो उन्होंने अपने खाने के लिए पशु को इंतजाम करने के लिए बेचना पड़ा, या अपने खाने का जो उनका एक पूरा पैकेज जिस तरह हम कहें जो सामान होता है क्या उसमें कटौती करनी पड़ी, तमाम सारे घर के सामान बेचने पड़े। अगर इतनी सुनहरी योजना थी कि आपने जिसके पास राशन कार्ड उसको भरपूर अनाज दे दिया, दालें दे दी, चीनी दे दी, उज्ज्वला सिलेंडर भी दे दिया, तो वापस तो क्यों वो आना वापस क्यों भागे? बिल्कुल एक बड़ा सवाल है। और दूसरे एक चीज और कहूं कि रोजगार के लिए, क्योंकि मनरेगा में आपने आवंटन बढ़ाया, अच्छी बात है, एक 50 करोड़ की गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी लागू किया गया जिसमें अलग अलग स्कीम्स को एक तरह जोड़ करके एक जगह जोड़ करके कि इनके लिए रोजगार एक उसमें चिन्हित किए गए थे कुछ राज्य जहां पर के माइग्रेंट ज्यादा गए थे। तो अगर सब कुछ हो रहा था तो फिर वो ये सर्वे ये बातें ना कहता जो हमारे सामने। अशोक जी, ये कुछ सच्चाइयां हमें स्वीकार करनी चाहिए कि अगर सचमुच आप दे रहे होते, और चना और दालों वाला तो एक बड़ा दिलचस्प मसला है कि किस तरह से दालें जो पोषण के लिए बहुत जरूरी है आपने उसको चने में रिड्यूस कर दिया क्योंकि वो सस्ती है। नेफेड से आप हैं तो आप इसको ज्यादा जानते हैं। और इसके अलावा रोजगार भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण स्थिति जो बनी है मनरेगा के तहत, लोग वापस आना चाहते हैं और यहाँ कारखाने बंद हैं। इस दुष्चक्र में जो ये देश फंसा है, इसमें आपकी जिम्मेदारी कुछ बनती है या बिल्कुल भी नहीं बनती है? पंकज जी, 4 लोग मुझसे सवाल पूछने वाले हैं, अगर मुझे समय देंगे तो मैं चारों का एक एक करके जवाब दे आपके सकता हूं। आपके पास 1.5 मिनट समय, हमारे पास 1.5 मिनट में आप जितना चाहे बोलें। सबसे पहले अनुज जी ने जो कहा कि खाद्य सुरक्षा का नाम बदला गया है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि खाद्य सुरक्षा का कोई नाम नहीं बदला गया है। ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये खाद्य सुरक्षा के अतिरिक्त प्रावधान किया गया था केवल पैंडेमिक पीरियड के लिए, लोगों को अतिरिक्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र हैं हरदीप जी, उन्होंने जो सवाल उठाया कि आपने दाल क्यों नहीं दी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले 3 महीने में हमने जिस राज्य ने जिस तरह की दाल की मांग करी, उनकी जो चॉइस थी उसके अनुरूप उनको दाल उपलब्ध कराई गई। और ये जो एक्स्ट्रा नवंबर तक जो पीरियड एक्सटेंड किया गया था, उस पीरियड में चने का प्रावधान किया गया है, वो भी सोच समझकर किया गया है। उसमें भी कुछ चीज़ों पर जो है हमने संज्ञान लिया, उस पर विचार करने के बाद इस पर किया गया है। उसमें अगर डिटेल में अगर मुझसे बहस करना चाहें तो मैं उसको कर सकता हूँ। तीसरी बात जो है, हमारी बहन ने अंजलि जी ने जो सवाल उठाया था कि अतिरिक्त लोगों को, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो शहरों के अंदर जो लोग थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, जो जिनकी ये चर्चा कर रही है, वो अपने गांव जा चुके हैं और ज्यादातर 90% लोगों के राशन कार्ड गांव में थे। शहर में वो काम करने के लिए आए थे, प्रवासी होने की वजह से वो राशन की फैसिलिटी अवेल नहीं कर पा रहे थे, अब वो गांव चले गए, इसलिए कर रहे हैं। आपका जो रोजगार को लेकर सवाल है, तो आप आंकड़े उठाकर देखिए, पिछले 2 महीने में 9 करोड़ रोजगार जो है क्रिएट हुए हैं। मनरेगा के माध्यम से 7 करोड़ रोजगार भी क्रिएट हुए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हुए हैं। इसलिए अगर आप रोजगार की बात करें तो रोजगार के मोर्चे पर भी भारत सरकार ने और फिर भी हो गया आपका समय, और फिर भी लोग वापस आना चाहते हैं, गांव में रहना नहीं चाहते। लेटेस्ट रिपोर्ट अभी आई है, हम फिर ठीक है, समय कम है। अंजलि जी जल्दी से, ये जो कह रहे हैं अशोक ठाकुर जी जो बता रहे हैं, ये तथ्यात्मक रूप से कितना सही है? ठीक है अशोक जी, आ गई आपकी बात, आप हर मोर्चे पे ठीक है, सब बढ़िया है, सारे आंकड़े ठीक है आपके, लेकिन जरा पूछ लेते हैं जो लोग जमीन पे काम कर रहे हैं। ठीक है अंजलि जी प्लीज। सुनना चाहिए अंजलि जी, लोगों को नहीं मिल रहा है, भारत सरकार ठीक है अशोक जी, आपने सब कुछ दे दिया, लोग ही इस देश के आप भूख उसके बावजूद भूखे हैं, लोगों को रोजगार नहीं है, तो उनकी समस्या है, उनकी किस्मत खराब है, आप में कोई कमी नहीं, मान लिया। अंजलि जी प्लीज, अशोक जी अब शांत हो जाइए। अंजलि जी, चीजें मुख्य रूप से, पहली चीज, ये कोई नॉर्मल टाइम नहीं है। कोविड के पूरे प्रकोप से देश गुजर रहा है, हम इसे कतई भी नॉर्मल टाइम से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर सरकार ने कुछ एक्स्ट्रा किया है, वो बिल्कुल सही है, किया है। 2 चीजें उसमें देखनी होंगी कि जो एक्स्ट्रा हो रहा है क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो इनफ है,
कि जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को, कम से कम खाद्य सुरक्षा की और बेसिक नीड्स की ज़रूरतों को वो पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बात ये है, और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके पास अभी भी कोई सिस्टम नहीं है खाद्य सुरक्षा का। और ये कहना कि वो वापस चले गए हैं, गांव में उनका राशन कार्ड था, ये सही बात नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो कि पलायन करके आते हैं सिटीज़ में और उनके पास ना तो गांव में राशन कार्ड होता है और ना ही उनके पास सिटीज़ में होता है, तो ये लोग वल्नरेबल हैं। दूसरी चीज़, हमें देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसी हो रही है इन स्कीम्स की, और वो नज़र आ रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी कमियां हैं। बहुत जरूरी है कि शिकायत ठीक है, एक बहुत छोटा सा कमेंट, माफ करिएगा हमारे पास समय कम है। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रही थी वो ये है कि देखिए, मनरेगा के अंदर बहुत ज़रूरत थी कि जो फंड्स हैं उन्हें बढ़ाया जाए, क्योंकि ये सबको मालूम था कि जब लोग वापस पलायन करके जाएंगे तो उन्हें वहां पर काम की ज़रूरत होगी। बिल्कुल, ये गंभीर सवाल है। समय हमारे पास खत्म हो रहा है अंजलि जी, माफ करिएगा, लेकिन ये मनरेगा वाला भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 सेकंड हमारे पास बस बचे हैं। अनुज जी, माफ करिएगा आपके लिए, अगर आप कुछ कहना चाहें। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, जिस प्रकार से आज पासवान साहब जो कि मंत्री हैं फूड एंड सप्लाई के, उन्होंने खुद स्वीकार किया है, बहुत गंभीर बात है कि जुलाई के महीने में आकर के पहले 3 महीने अप्रैल मई जून के बाद जो दूसरा क्वार्टर इसका एक्सटेंडेड शुरू हुआ था, जुलाई के महीने में 11 प्रदेश ऐसे हैं हमारे देश के जिन्होंने एक भी जो है अनाज नहीं इसमें जो है पीएमजीवाई योजना में नहीं बांटा। ये सरकार कह रही है, जो सरकार के मंत्री कह रहे हैं। बिल्कुल, ये सरकार का स्वीकार है और जाहिर है इस स्वीकार के पीछे कितनी भूख छिपी होगी, कितनी लोगों की तकलीफ छिपी होगी, वो शायद हम देख नहीं पा रहे हैं। एक जमाने में कभी लिखा करते थे दुष्यंत कुमार की, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है ज़ेरे बहस ये मुद्दा, आजकल दिल्ली में भी ये बहस नहीं हो रही है, पर स्वराज एक्सप्रेस में हो रही है और होती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस परिचर्चा में शामिल हुए। अब बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। राजनीति में बस आज इतना ही। नमस्कार।